डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। पूरा टोटल 5 क्वेश्चन है, इस पे 6 दिखा रहा है क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन था उसकी जगह पे 5वां आ गया, 5वें की जगह चौथा चला गया है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहरहाल क्वेश्चन है, इसको सिस्टमेटिक देखिएगा। तो अगर आपके सामने जो प्रश्न है, यदि आप परीक्षा में अच्छे नंबर चाहते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो किन के लिए है ये जरा देखिए। ये वीडियो है इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है और कोर्स टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। अर्थात इंग्लिश के साथ जो लोग बीए कर रहे हैं और सेमेस्टर सेकेंड में है, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है और वीडियो के अंत तक बने रहें। और भी बहुत से लोग हैं जिनके सिलेबस में ये कविता शामिल है। इस कविता का नाम है ओड टू ए नाइटिंगेल, जॉन कीट्स की ये कविता हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ये यूनिट 5 है, इसके एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर बिगड़ गया, लेकिन नीचे मैं उसको बता दे रहा हूँ, आगे आइएगा। तो देखिए, इस जो है यूनिट 5 में हम लोगों को जो अध्ययन करना था, वो जो अध्ययन करना है यूनिट 5 में, सबसे पहले है टॉमस ग्रे इलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स का अध्ययन कर लिया है। जॉन कीट्स की ओड टू ए नाइटिंगेल, ये पोएम है, इसको हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले ओड टू ए नाइटिंगेल जान लेते हैं, जॉन कीट्स की लिखी हुई है। जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795, 1795 में वो पैदा हुआ था, एंड लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ मार्क्ड बाय पोएट पॉवर्टी। जब अपनी गरीबी के कारण वो बहुत कम दिनों तक जीवित था। जो है, ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी, और दूसरा उसमें चीज आती है इलनेस एंड पर्सनल लॉस। उसके कुछ अपने पर्सनल लॉस थे और उसकी बीमारी थी जिसके कारण वो बहुत कम समय तक जीवित था। द अर्ली डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स एंड हिज स्ट्रगल विद ट्यूबरक्लोसिस डीपली इन्फ्लुएंस हिज इमोशनल इंटेंसिटी। जैसे देखिए, वो जो था वो ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी के मर्ज से प्रभावित था, वो टीबी का मरीज था, तो यही उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और उसके पेरेंट्स भी बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। उसने भी उसके मन मस्तिष्क में बहुत अधिक जो है प्रभाव दिया था और प्रभावित किया था, और इस तरीके से वो जो है एक संघर्षशील जीवन व्यतीत किया था। वो क्या कहता है, इन्फ्लुएंस हिज इमोशनल इंटेंसिटी, उसकी जो है गहनता को जो है प्रभावित किया था, वो ये इसमें बात आती है। These experiences, ये जो उसके एक्सपीरियंस है, sharpened his awareness of beauty and pain। उसकी इस जो है एक्सपीरियंस था, जो उसके सामने ये जो एक्सपीरियंस आया था, जो तजर्बा आया था, जो उसने चीज देखा था, sharpened कर दिया था, तेज कर दिया था his awareness, उसकी जागरूकता को of beauty and pain। सुंदरता और दर्द की चीजों के बारे में वो बहुत अच्छी तरह जान गया था कि सुंदरता क्या होती है और तकलीफ क्या होती है। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ गया था। किड्स बिलोंग टू अ रोमांटिक एज, ये रोमांटिक एज के समय का है। बट अनलाइक वर्ड्सवर्थ, लेकिन जैसे वर्ड्सवर्थ था उस तरीके से अनलाइक वर्ड्सवर्थ के विपरीत जो है, ही फोकस लेस ऑन मोरल फिलॉसफी एंड मोर ऑन सेंसुअस ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। वो जो है, जैसे वर्ड्सवर्थ जो था वो मोरल फिलॉसफी पे ध्यान देता था, लेकिन जो ये किस पे कर रहा, ऑन सेंसुअस ब्यूटी, वो सेंसुअस ब्यूटी पे जो बात कर रहा है, मन या शरीर को जो है आनंद देने वाला जो है सेंस कहते हैं। जैसे सेंसुअस होता है, जैसे हमारे 5 सेंसेस हैं, तो जिससे हम किसी चीज को देख करके, सुन करके, समझ करके, छू करके, चख करके जो हम अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसी के बारे में वो बात कर रहा है और उसी की ब्यूटी और इमेजिनेशन की बात कर रहा है। इसमें वो इसके बारे में, कविता के बारे में, उसकी कविता में ये सारी चीजें पाई जाती हैं और इन्हीं चीजों पर वो उसका जीवन आधारित था, उसकी कविताएं आधारित थीं। आगे देखिए, द मेजर थीम ऑफ किड्स पोएट्री इंक्लूड्स ब्यूटी, आर्ट, इमेजिनेशन, सफरिंग एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द परमानेंस एंड ट्रांसिएंस। देखिए, उसकी जो जो पोएम की जो थीम है जॉन कीट्स की, इंक्लूड्स ब्यूटी, इसमें सुंदरता पाई जाती है, इमेजिनेशन, कल्पना पाई जाती है, सफरिंग,
तकलीफें जो है दर्द पाया जाता है। एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द परमानेंस एंड ट्रांसिएंस, जो परमानेंट है और क्षणिक है, जो ट्रांसिएंस है अर्थात जो क्षणभंगुरता है, उसके बीच में जो है कंट्रास्ट वो दिखाता है कि जो है उसके बीच में वो फर्क स्थापित करता है कि जो क्षणिक चीजें हैं वो क्या है और जो परमानेंस है वो क्या चीज है। आगे देखिए, ही बिलीव्स दैट ब्यूटी ऑफर्स अ मोमेंटरी escape from the harsh realities of life। वो कहता है कि जो सुंदरता है ना, वो तो वर्ड्सवर्थ कहता था कि सुंदरता आदमी को हमेशा याद दिलाती है, और जब सुंदर चीजों को याद करता है, नेचर की सुंदरता को याद करता है, तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके विपरीत क्या कह रहा है जॉन कीट्स कि ब्यूटी ऑफर्स अ मोमेंटरी एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। कहता है कि जो सुंदरता है ना, वो केवल आपको मोमेंटरी एस्केप, थोड़े क्षण के लिए वो बचा देती है ना, मोमेंट माने क्षण, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, जो जीवन की कठिन वास्तविकताएं है ना, उसको थोड़ी देर के लिए वो आपको बचा देती है। अगर आप जो है ब्यूटी को देखते हैं तो पोएट्री जो है ब्यूटी को देखते हैं तो ब्यूटी केवल आपको थोड़ी देर के लिए आपको अपने जीवन की जो हार्शनेस है, जो जीवन की कठिनाइयां हैं, उसे थोड़ी ही देर के लिए बचाती है। ये इसमें कहता है। आगे देखिए क्या कहता है, कीट्स पोएट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स रिच इमेजरी। कीट्स की जो पोएट्री है वो इंपॉर्टेंट है उसकी रिच इमेजरी के लिए, कल्पनाओं के लिए, म्यूजिकल लैंग्वेज उसने प्रयोग किया है, एंड फिलोसफिकल डेप्थ है उसमें, दर्शन शास्त्र की जो है दर्शनात्मक गहराई उसमें पाई जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। इसके कुछ फेमस जो काम है, जो फेमस वर्क हैं, ओड टू ए नाइटिंगेल है, ओड ऑन ग्रेशन अर्न है, ओड टू ऑटम है, एंडाइमियन है। ये जो है ये जो उसकी कुछ कविताएं हैं, इनको आप देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा। अगर हम इंट्रोडक्शन करते हैं ओड टू ए नाइटिंगेल का, ये पोएम का इंट्रोडक्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इंट्रोडक्शन माने इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, तो ये ओड टू ए नाइटिंगेल जो आती है जॉन कीट्स की ओड टू ए नाइटिंगेल इज अ रोमांटिक ओड। ये एक रोमांटिक ओड है, एक्सप्लोरिंग सफरिंग इमेजिनेशन एंड ट्रांसेंस थ्रू नेचर एंड आर्ट। ये क्या करती है कि ये किन चीजों को वो एक्सप्लोर करती है, किन चीजों को शो करती है, सफरिंग को शो करती है, इमेजिनेशन कल्पनाओं को शो करती है, एंड ट्रांसेंडेंस और जो है श्रेष्ठता को बताती है, थ्रू नेचर एंड आर्ट। जो नेचर है और आर्ट को मिला करके नाइटिंगेल जो उसकी पोएम है ओड टू ए नाइटिंगेल, वो इन चीजों के मिला करके उसकी श्रेष्ठता को बताती है। किसके? नेचर और आर्ट की श्रेष्ठता को बताती है कि नेचर क्या है और आर्ट क्या है, वो उसकी श्रेष्ठता को बताती है नाइटिंगेल के माध्यम से। वो बताना चाहता है कि कला क्या होती है और नेचर क्या है, नेचर ने जो हमें चीज दिया है वो क्या चीज है और कला क्या चीज है। केवल इतनी चीजों को ये इसमें एम्फेसिस करता है, एक्सप्लोर करता है, शो करता है। ये क्या है इसमें? इंस्पायर्ड बाय ए नाइटिंगेल सॉन्ग। वो इंस्पायर्ड होता है एक नाइटिंगेल के सॉन्ग से, अर्थात नाइटिंगेल जो है जो सिंग करती है, जो बर्ड्स जो है जो चर्पिंग है उसको हम ये सिंग की तरीके से सॉन्ग की तरह लेता है। द पोएम कंट्रास्ट मॉर्टल पेन, और उसके अंदर एक मॉर्टल पेन डाल देता है, जो है हमेशा रहने वाला एक दर्द डाल देता है, विद आइडियल ब्यूटी। किसे? विद आइडियल ब्यूटी, एक आदर्श सुंदरता भी डाल देता है, एक्सप्रेसिंग कीट्स डिजायर टू एस्केप ह्यूमन सारो थ्रू पोएटिक इमेजिनेशन व्हाइल कन्फ्रंटिंग रियलिटी, टाइम एंड इनएविटेबल मॉर्टेलिटी एलोन। वो किन किन चीजों को? कीट्स डिजायर। अब यहाँ पे कीट्स जो है अपनी डिजायर को प्रस्तुत करता है, उसके सॉन्ग से वो इंस्पायर है और उसको कंट्रास्ट करता है मॉर्टल पेन से, है ना, दर्द से वो उसको जो है करता है कि जो जीवन में हमारे दर्द है, तकलीफ है, जो उसी से उसको कंपेयर करता है। और किससे? विद आइडियल ब्यूटी, की आदर्श सुंदरता क्या है। जो सुंदरता का भी एक आदर्श होता है, तो वो सुंदरता का आदर्श क्या है, और उसी को एक्सप्रेस करता है। डिजायर टू एस्केप ह्यूमन सारो,
और वो उसकी इच्छा है कि मैं जो इंसान का जो दुख है, जो मनुष्य का दुख है, उससे वो स्केप होना चाहता है, बचना चाहता है थ्रू द पोएटिक इमेजिनेशन, अपनी पोएटिक कल्पनाओं से, अपने कवि की जो कल्पना है उस कल्पना के माध्यम से मनुष्य का जो दुख है उस दुख से वो बचना चाहता है। वाइल कन्फ्रंटिंग, जबकि वो किसी, जैसे कन्फ्रंट के माने होता है कि जब वो मुसीबतों का सामना कर रहा है, परेशानियों का सामना कर रहा है, किसी अप्रिय स्थिति का सामना कर रहा है, वो इस समय ट्यूबरकुलोसिस से बीमार है और उन मुसीबत का वो सामना कर रहा है, उसी में उसको ये कह रहा है कि ये जो चीज है, ये हमारी जो परेशानियां हैं, हम जब नेचर में जाते हैं और आर्ट को देखते हैं, ब्यूटी को देखते हैं, सुंदरता को देखते हैं, तो हम इन दुखों को थोड़े क्षण के लिए भूल जाते हैं। लेकिन उसी आर्ट को, उसी नेचर की ब्यूटी को वो कहता है कि आखिर ये ब्यूटी मिलती कहां से है, ये सुंदरता कहां से तुम लाते हो, जरा सा हमें भी तो बता दो, थोड़ा सा हम भी इस सुंदरता में डूब करके, थोड़ा सा हम भी इस कलात्मकता में डूब करके अपने दुख को हल्का कर सके, हम अपने दर्द को हल्का कर सके। वो यही बात इसमें बताना चाहता है। और क्या कहता है कि जो है कन्फ्रंटिंग रियलिटी, टाइम एंड इनएविटेबल, जिसे जो है ऐसी चीजें जो घटित होने वाला है, अर्थात जिसे आप नहीं रोक सकते हैं। क्या चीज है? मॉर्टिलिटी एलोन, जो मॉर्टिलिटी है, नश्वरता है, वो उसकी नश्वरता को हम किस तरीके से ये कर सकते हैं, उसको ये बताता है। तो ये कहता है कि जो अस्थाई चीजें हैं, जो हमारा, सॉरी मॉर्टिलिटी यहाँ पर है अस्थाई, जो हमारा दुख अस्थाई हो गया है, उस अस्थाई से हम किस तरीके से बच सकते हैं। जो हमारा दुख अस्थाई हो गया, अब ये समाप्त होने वाला नहीं है, तो इस न समाप्त होने वाले दुख से हम किस तरह बचें, इसका ये वर्णन करता है इसमें पोएम में। अपनी पोएमों में ज्यादातर इसी बात का वर्णन करता है। आगे देखिए थीम की थोड़ा सा बात करते हैं। जो ओड टू नाइटिंगेल की थीम है, ये क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। द सेंट्रल थीम ऑफ द ओड टू नाइटिंगेल, तो ये जो है कहता है कि जो है इसमें बताता है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल की जो सेंट्रल थीम है ये क्या है, is the conflict between the painful reality of human life and the imaginative escape offered by the nature and poetry। क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें बात वो कह रहा है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो पोएम जो ओड टू नाइटिंगेल है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द पेनफुल रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन के जो दर्द, मनुष्य के जो दर्द भरा जीवन है उसका, और जो इमेजिनेटिव स्केप, और एक काल्पनिक कल्पना में डूब करके जब आप स्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ऑफर्ड बाय नेचर, जो ये नेचर दिया, एंड पोएट्री, नेचर की सुंदरता को देख करके, नेचर की कला को देख करके जब थोड़ी देर के लिए आप हमेशा रहने वाले दुख को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, उन्हीं दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। आगे देखिए इसमें क्या कहता है कि Keats presents the नाइटिंगेल एज a symbol of timeless beauty। वो कहता है कि नाइटिंगेल जो है ना, ये टाइमलेस ब्यूटी है, ये जो इसका सॉन्ग है ना, इसका कोई टाइम नहीं है, ये हमेशा उतना ही सुंदर रहेगा, जब भी आप सुनेंगे तब भी उतना ही सुंदर रहेगा। अर्थात तो ये बताना चाहता है कि नाइटिंगेल के सॉन्ग में कभी दुख नहीं होता है। जब आप कविता पढ़ेंगे, कविता को जानेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कविता भी पढ़ा दूंगा, कविता को भी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब नाइटिंगेल सिंग करती है, नाइटिंगेल गाती है, तो उसको जो है वो ये कह रहा है कि उसके सॉन्ग में दुख का कोई ये नहीं है, जबकि ये मनुष्य जो मॉर्टल है, नश्वर मैन है, आदमी है, इसका जो दुख जो है ना, वो हमेशा के लिए, जितने दिन तक वो रहता है, जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो जो है दुखों में मुब्तला रहता है, जो है पीड़ित रहता है ना। तो ये वो बात बता रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। उसी चीज को ये कह रहा है कि इट्स प्रेजेंट द नाइटिंगेल एज ए सिंबल ऑफ टाइमलेस ब्यूटी, जॉय एंड आर्टिस्टिक परमानेंस, उसके एक परमानेंस है, और जो है क्या कह रहा है,
timeless beauty, joy and artistic permanence, untouched by suffering, illness or the death. ये उसके जो सॉन्ग है ना वो अनटच्ड है सफरिंग से, परेशानियों से, बीमारियों से या डेथ से। हालांकि देखिए विचार की बात होती है, जब भी एक कौन सी उसने कोई नाइटिंगेल जो उसके सामने गा रही थी, उसने उस पर अपना लेवल थोड़ी लगा रखा था। वो नाइटिंगेल गई, वो भी उसको भी डेथ आना है, होना है, सारी चीजों को चले जाना है, लेकिन फिर उसने नाइटिंगेल को सुना तो उसको, क्योंकि उनके सॉन्ग में डिफरेंस नहीं है, मनुष्य की भाषाओं में, मनुष्य के विचारों में, मनुष्य के इच्छाओं में डिफरेंस है, और नाइटिंगेल के सॉन्ग में डिफरेंस नहीं है। जो नाइटिंगेल 100 साल पहले जिस तरीके से बोलती थी उसी तरीके से नाइटिंगेल आज भी बोलती है। जिस तरीके से जो विचार हो, जिस प्रकार से विचार उसका था उसी प्रकार से विचार है। लेकिन अगर हम देखें मनुष्य का जो विचार देखें तो 100 साल पहले उसके विचार कुछ थे, आज के विचार कुछ हैं। यहां तक कि जो दो सगे भाई होते हैं दोनों के विचारों में क्वाइट डिफरेंस होता है, दोनों के थॉट्स क्वाइट डिफरेंस होते हैं, दोनों के आनंद के कार्य जो होते हैं वो क्वाइट डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वो जो है ना जॉय एंड आर्टिस्टिक परमानेंस, और ये जो ये सफरिंग से अनटच्ड है, ऐसा नहीं है भाई, इलनेस से अनटच है ऐसा भी नहीं भाई, डेथ से अनटच है, अर्थात डेथ सभी चीजों को आती है, सभी चीजों का अंत आता है। केवल एक ऐसा है ऑलमाइटी जो सदैव से है, सदैव रहेगा। आगे देखिए वो क्या कहता है, इन कंट्रास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज मार्क्ड बाय द weariness, despair, एजिंग एंड इनएविटेबल लॉस। वो कंपेयर करता है, कंट्रास्ट करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, मनुष्य के वजूद को, मनुष्य के वजूद को, एग्जिस्टेंस को वो करता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कहता है जो मार्क है, जो निशान है किस चीज का, वेरीनेस का, थकान का, परेशानी का, डिस्पेयर निराशा का, पूरी तरह डिस्पेयर के माने पूर्ण निराशा का, एजिंग उम्र का, एंड इनएविटेबल लॉस और अनिवार्य लॉस का। मनुष्य जो है को कहता है कि जो वो ये कह रहा है कि जो सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन उसके कंट्रास्ट में कहता है, उसके विपरीत ये कहता है कि जबकि मनुष्य है इसके जीवन में किन कौन कौन सी चीज आती है, ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है, मनुष्य का जो अस्तित्व है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसकी मनुष्य का अस्तित्व किन चीजों पर आधारित है, मनुष्य की जो पहचान क्या है, उसके अस्तित्व की पहचान क्या है, तो उसमें थकान है ना, डिस्पेयर है, निराशा है, एज उम्र, बढ़ती हुई उम्र की परेशानियां हैं, एंड इनएविटेबल अनिवार्य, और जो है इनएविटेबल जो अनिवार्य लॉस है। तो ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन में है, तो उसी को कल्पना करता है। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएट लॉन्ग्स टू डिसॉल्व इनटू द बर्ड सॉन्ग, और फिर उसके बाद पोएट जो है ना लॉन्ग्स टू डिसॉल्व, उसी में समा जाता है इनटू द बर्ड सॉन्ग, उसकी जो है गीत में, जो नाइटिंगेल गीत गाती उसी में वो डूब जाता है। नॉट द पोएट लॉन्ग्स टू डिसॉल्व इनटू द बर्ड सॉन्ग, नॉट थ्रू फिजिकल इंटॉक्सिकेशन, वो फिजिकल इंटॉक्सिकेशन में नहीं, उसके अंदर जो है ना इंटॉक्सिकेशन नहीं है, ये नशा नहीं है। किस तरीके से वो जो है इंटॉक्सिकेशन के माने होता है नशा, वो कहता है कि इसमें द पोएट लॉन्ग्स टू डिसॉल्व, उसमें डिसॉल्व हो जाता है इनटू अ बर्ड सॉन्ग, नॉट थ्रू द फिजिकल इंटॉक्सिकेशन, उसके अंदर वो शारीरिक नशा नहीं है, बट थ्रू द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पनाओं से, वो कल्पना में चला जाता है, विजन है, स्वप्न है, एंड पोएटिक क्रिएटिविटी है, और वो उसकी पोएटिक क्रिएटिविटी है। ऐसा नहीं कि इंटॉक्सिकेशन है, उसके अंदर नशा हो गया है उसके सॉन्ग से, बल्कि वो जो है ना इमेजिनेशन में चला गया है,
कल्पनाओं में चला गया, वो कल्पना में डूब गया है, और जो फिर उसके बाद पोएटिक क्रिएटिविटी, और वो एक पोएटिक क्रिएटिविटी में डूब गया है। द पोएम एक्सप्लोर्स द रोमांटिक बिलीफ दैट इमेजिनेशन कैन मोमेंटरी ट्रांसेंड सफरिंग दो इट कैन नॉट परमानेंटली डिफीट मॉर्टेलिटी। देखिए क्या कहता है कि द पोएम एक्सप्लोर्स रोमांटिक बिलीफ, ये पोएम जो है ना रोमांटिक बिलीफ को जो है एक्सप्लोर करती है, शो करती है। और क्या कहते हैं, दैट इमेजिनेशन कैन मोमेंटरी, क्षण भर के लिए, ट्रांसेंड्स, ये क्या करती है, हट जाना, या जो है आपके जीवन से, ट्रांसेंड्स के माने बदल जाना, या सामान्य तरीके से, सामान्य सीमाओं से हट जाना। कहता है ये क्षण भर के लिए जो है ना ट्रांसेंड्स करती है। सफरिंग थ्रू इट, सफरिंग थ्रू इट, जो सफरिंग है इसके द्वारा, कैन नॉट परमानेंटली डिफीट, जो सॉन्ग है तो वो सॉन्ग सुन करके या नेचर की ब्यूटी को देख करके या कला को देख करके ऐसा नहीं है कि जो हम जो है हमेशा के लिए हमारी जो है हम भी सुंदर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कुछ देर के लिए ही हमारी सफरिंग को, हमारी परेशानियों को और जो है दूर करती है, बल्कि ये हमें डिफीट नहीं करती है मॉर्टेलिटी, हमारी नश्वरता को, या जो हमारा जो दुख है उसको हमेशा के लिए ये समाप्त नहीं करती है। आगे देखिए क्या कहता है, अल्टीमेटली किड्स रिकॉग्नाइज द लिमिट्स ऑफ द एस्केप एंड अफर्म्स आर्ट्स पावर टू कंसोल रादर देन रिप्लेस रियलिटी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके जो है अल्टीमेटली क्या होता है कि किड्स रिकॉग्नाइज करता है द लिमिट्स ऑफ द एस्केप ऑफ अफर्म्स, जो अफर्म करता है, जो समर्थन करता है किसका, परमानेंटली एस्केप का, वो क्या है, आर्ट्स पावर, उस आर्ट पावर का समर्थन करता है। टू कंसोल, सांत्वना दे के लिए, रादर देन रिप्लेस, वो रिप्लेस नहीं करता है रियलिटी। वो कहता है कि जो फिर वो आता है कि देखो ऐसा है कि ये जो सॉन्ग्स है ना, ये जो सुंदरता है ना, या ये नेचर की जो ब्यूटी है ना, वो क्या करता है कि वो थोड़ी देर के लिए रियलिटी से रिप्लेस हो जाती है। अर्थात जो वास्तविकता है वो वास्तविकता रहेगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब हम सॉन्ग सुनते हैं, जब वो सॉन्ग सुनता है तो वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए रिप्लेस हो जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स किड्स पर्सनल इलनेस, ये जो है रिफ्लेक्ट करते किड्स की पर्सनल इलनेस है, अवेयरनेस ऑफ डेथ है, मौत से उसकी जो के बारे में वो जानता है कि मौत आने वाली है, एंड लॉन्गिंग फॉर द परमानेंस थ्रू ब्यूटी, और वो लॉन्गिंग है जो लगा उसका जो थ्रू द ब्यूटी, म्यूजिक एंड पोएटिक एक्सप्रेशन दैट मोमेंटरीली सस्पेंड्स टाइम, सेल्फ एंड सफरिंग वाइल हाईलाइटिंग रोमांटिक मेलॉन्कली, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ट्रांसेंस एंड आर्ट। ये जो आगे जो चीजें कहता है कि जो उसकी जो उसको बताता है कि ये सारे जीवन के जो भी चीजें हैं वो बताता है कि ये सब क्षण भर के लिए हैं, ये वक्त को थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं, लेकिन उसको जो है वो ये भी जानता है, वो इसमें ये बताता है कविता में कि जीवन जो है क्षणभंगुर है, इसको समाप्त हो जाना है, एक न एक दिन इसको समाप्त हो जाना है। और फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि जो भी चीजें हैं वो जो चाहे मनुष्य का जो जीवन में जो मनुष्य का जो जीवन है वो समाप्त हो जाने वाला है, ये सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, अर्थात जो थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो है जो सॉन्ग को बता रहा है वो बता रहा है कि वो चीजें थोड़े देर के लिए उसको सांत्वना देती हैं। चलिए थोड़ा सा पोएम की समरी भी देख लेते हैं, ये थीम थी, समरी को देख लेते हैं। इन ओड टू नाइटिंगेल, किड्स रिकॉर्ड्स एन इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस triggered by the hearing and a nightingale sing in a wooded setting। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जंगल का है, एक वुडेड सेटिंग है। इसमें ये कह रहा है कि जो ओड इन जो है जो नाइटिंगेल है उसमें किड्स रिकॉर्ड करता है इंटेंस, बहुत ही गंभीर इमोशनल एक्सपीरियंस,
और उसका जो बहुत ही गंभीर जो एक्सपीरियंस है उसको जो है वो करता है ट्राइगर। ट्राइगर माने भड़कना होता है या भड़काना होता है। बाय हियरिंग ए नाइटिंगेल सिंग, जब नाइटिंगेल के सिंग वो सुनता है तो उसके अंदर उसकी जो भावनाएं हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो भड़क जाती हैं। इन अ वुडेड, जो है ऐसी जगह पे, जब वो जंगल में है, वृक्ष से आच्छादित जगह है, तो उसमें वो जा करके वो थोड़ी देर उसको भड़का देती हैं। उसी सेटिंग में जब वो जाता है, नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनता है, तो जो उसके एक्सपीरियंस है ना, वो भड़क जाते हैं। जो उसके जो सिस्टम है कि यार तुम गाते हो, इतने सुंदर गाते हो, तुम्हारे दुख, तुम्हारे जो है सॉन्ग में दुख की कोई लहर नहीं है, लेकिन यहाँ देखो मनुष्य है, बीमारियों से जूझ रहा है, परेशान है, माता पिता चले गए हैं, इसका जीवन जो नश्वर है, समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन तुम हो कि तुम गाते चले जा रहे हो, उसी चीज को भड़का दे रहा है, वो कह रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएम ओपन्स विद द पोएट्स फीलिंग नम, weary एंड oppressed बाय ह्यूमन सफरिंग। ये जो पोएम का जो सबसे पहले जो पोएम की जो ओपनिंग सीन होती है, जहां पोएम शुरू होती है, तो पोएट फीलिंग क्या कहता है, नम, जो नम्स कर देता है, उसे गूंगा बना देता है, थका देता है। एंड ऑप्रेस्ड, और जो है ऑप्रेस्ड हो जाता है बाय ह्यूमन सफरिंग, वो दबा हुआ है किससे, ह्यूमन सफरिंग से, मनुष्य के जो दुख हैं उनसे, उन सारी चीजों से वो दबा हुआ है। और जब उसको देखता है तो थोड़ी देर के लिए वो गूंगा हो जाता है कि यार ये क्या है, तुम्हारे सॉन्ग में ये चीज है। और मनुष्य जो है, मनुष्य का क्या सिस्टम है, मनुष्य हमेशा परेशानियों में डूबा हुआ है, बीमारियों में डूबा हुआ है, एज के तकलीफों से डूबा हुआ है। जब उसकी एज हो जाती है तो देख रहे हैं लोग, थोड़ा सा उम्र हो जाते हैं, घुटना पकड़ के चलने लगते हैं, किसी को है तो किसी की कमर में दर्द है। तो ये उम्र का जो फैक्टर है, जो एज फैक्टर है, उससे वो परेशान है आदमी। और एक तुम हो, तो इन चीजों को देखता है तो थोड़ी देर के लिए बहुत शांत हो जाता है कि यार मनुष्य का जीवन क्या है और इनका जीवन क्या है। तो इसी को ये कहता है। आगे देखिए वो इस पोएम में क्या कहता है, ही एसोसिएट्स लाइफ विद द सिकनेस, एजिंग एंड डिस्पेयर, वेरी जॉय फेड्स एंड ब्यूटी डाइज। कहता है कि जो फिर उसके बाद एसोसिएट करता है, उससे मिलाता है जीवन को। जब वो थोड़ी देर खामोश हो जाता है, फिर उसके बाद वो देखता है कि सब सफरिंग है, तो फिर वो एसोसिएट करता है, उसको जो है बनाता है, जो है उसको साथ में लाता है, किसको, लाइफ विद सिकनेस, जीवन को सिकनेस से, एजिंग से, ओवर एज, एजिंग मीन्स ओवर एज से, एंड डिस्पेयर, निराशा से, वेयर जॉय फेड्स, जहां पे आनंद फेड हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, मुरझा जाता है, एंड ब्यूटी डाइज, और सुंदरता मर जाती है, सुंदरता समाप्त हो जाती है ना। होता ना कि बहुत लोग थे जो वो अपनी, उनकी सुंदरता दूर दूर तक फैली हुई थी, उम्र थी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, और आज उनकी सुंदरता का कोई माने ही नहीं है। जैसे लगता है, मैंने भी उम्र मेरी भी ज़्यादा ही हो रही है, जो है हाफ सेंचुरी मार चुका हूँ एज के मामले में। तो अगर देखा जाए तो मैंने जिन लोगों को बचपन में बने ठने देखा था, आज उनकी उम्र हो गई है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, बीमार हो गए हैं, थोड़ी दूर चलते हैं तो हाफने लगते हैं, वरना कितना चहकते थे, उछलते थे, कूदते थे, और आज उनकी जिंदगी क्या हो गई है। तो ये चीज इसी में है कि जो है जीवन जो है फेड्स हो जाता है, ब्यूटी डाई, सुंदरता मर जाता है, मर जाती है। और देखिए, हियरिंग द नाइटिंगेल, हियरिंग द नाइटिंगेल सॉन्ग awakens a longing to escape this painful world। थोड़ा सा जब वो सॉन्ग को सुनता है तो वो थोड़ा अवेक होता है, और क्या करता है, लॉन्गिंग, उसे चाह हो जाती है, लॉन्गिंग के माने यहाँ पे चाह हो जाना, टू एस्केप दिस पेनफुल वर्ल्ड, इस दुख भरी दुनिया से वो थोड़ा सा जो है ना, उसके अंदर लालसा हो जाती है, इच्छा हो जाती है कि अवेकन सॉन्ग उसको जगा देता है, टू एस्केप दिस पेनफुल वर्ल्ड, उसको इस दर्द भरी दुनिया से जो है बचने की एक लालसा हो जाती है कि यार देखो उस कितना सुंदर है। तो
पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब वो सुंदर जो आदमी परेशान है, बीमार है, उसके सामने उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है, बहुत कम एज में उसके पेरेंट्स जा चुके हैं, तो उसके ऊपर जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ पड़ा हो, तो वो उनको जो है जब वो सारी चीजों को देखता है और फिर नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनता है, तो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर एक लालसा आ जाती है, एक चाहत आ जाती है कि वो अपनी इस दर्द भरी दुनिया से थोड़ा बच ले, उसकी यह बात आ जाती है। Kids initially imagines escape through wine, wishing to forget consciousness and dissolve into the forest। देखिए, थोड़ी देर के लिए वो ये सोचता है कि थ्रू द वाइन, किड्स चाहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए वाइन से जो है अपने आप को बच लूं। विशिंग टू फॉरगेट, वो कोशिश करता है भूलने की, किसको, कॉन्शसनेस, अपनी जो चेतना है उससे बचने के लिए। एंड डिजॉल्व इनटू द फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद डिजॉल्व हो जाता है, फॉरेस्ट में डूब जाता है। यही उसके अंदर ही आता है कि जब वो बहुत ज्यादा सोचता है, अपनी सोच में तकलीफों में रहता है, तो फिर वो विश करता है चलो यार थोड़ा सा उसकी कॉन्शियसनेस जो है, वो जो उसका होश है ना, वो उसमें जो है डिजॉल्व हो जाता है इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। और फिर क्या होता है, ही देन रिजेक्ट्स फिजिकल इंटॉक्सिकेशन और एंड टर्न्स टू इमेजिनेशन, और फिर जो उसकी शारीरिक नशा जो होती है उसमें वो रिजेक्ट कर देता है और फिर कल्पनाओं में चला जाता है। एंड पोएट्री एज प्योर, और फिर उसका पोएट्री जो है प्योर है, एंड पोएट्री प्योरर है, सॉरी, प्योरर मीन्स ऑफ द ट्रांसेंडेंस। ये क्या कहते हैं कि वो जो फिर उसके बाद प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, मीन्स ऑफ ट्रांसेंडेंस, उत्तमता से, श्रेष्ठता से वो शुद्ध हो जाती है पोएट्री। फिर उसके बाद वो इमेजिनेशन में चला जाता है। कहाँ तो उसके अंदर टॉक्सिनेशन था, नशा था एक चीज का, और अब जो है उत्तमता और श्रेष्ठता के जो है रास्ते पर पोएम चली जाती है। द नाइटिंगेल क्या कहता है, द नाइटिंगेल बिकम्स अ सिंबल ऑफ इमॉर्टल आर्ट, न समाप्त होने वाली एक कल्पना, एक जो है आर्ट हो जाता है, एक सुंदरता हो जाती है, एक कला हो जाती है। वो ये कहता है कि ये तो एक जो है जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो ये समझने लगता है। पहले तो कहता है कि ये क्या है, लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है कि न समाप्त होने वाली चीज है। और क्या कह रहा है आगे कि आर्ट सिंगिंग द सेम सॉन्ग अक्रॉस सेंचुरीज, और आप सदियों से आप उसी तरीके से जो है गाते हुए चले आ रहे हो। हर्ड बाय एंशिएंट एम्परर्स, और जो सुना जा रहा है एंशिएंट एम्परर्स के द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा, पीजेंट्स माने जो ये खेत में काम करने वाले किसान हैं, खेतिहर हैं, उनके द्वारा। एंड बिब्लिकल फिगर्स अलाइक, और बिब्लिकल फिगर्स में भी जो है एक ही रूप से, अलाइक माने समान रूप से, सब लोग एक ही तरीके से सुनते चले आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बताया है अभी इस पोएम के जो इंट्रोडक्शन में कि मनुष्य का जो सॉन्ग्स है, मनुष्य का जो जीवन है, वो डिफरेंट एज में डिफरेंट तरीके से है। लेकिन बर्ड्स जो है, जो एनिमल्स हैं, उनका जो है हमेशा एक तरीके से उनका जीवन होता है, उनके सॉन्ग्स एक होते हैं, उनके सॉन्ग्स एक होते हैं। तो वो यही कहता है कि तुम्हारा जो है सॉन्ग क्यों नहीं समाप्त होता है, तुम्हारा सॉन्ग तो इमॉर्टल है, अनश्वर है, न समाप्त होने वाला है। तो ये इसका कारण यही है कि जिस तरीके से जो सॉन्ग आपकी नाइटिंगेल के परदादा ने गाया था, वही सॉन्ग ये भी गा रहे हैं। और इंसान क्या है, इंसान के परदादा ने कुछ किया था और आज का मनुष्य जो कुछ कर रहा है। वो एक धोती कुर्ता में अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे, आज इनके कपड़े से अलमारियां भरी हुई हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो सभी लोग एक तरीके से सुनते चले आ रहे हैं, चाहे जो भी हो, सब लोगों ने समान रूप से उसको सुना था। आगे देखिए वो क्या कहता है कि अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, क्या कह रहा है, अनलाइक ह्यूमंस द बर्ड्स अपीयर्स अनटच्ड बाय टाइम एंड डेथ। जैसे मनुष्य है, अनलाइक द ह्यूमन, जो है मनुष्य के जो विपरीत, ये जो बर्ड्स है ना, जैसे लगता है मालूम पड़ता, अपीयर्स है, देखिए वर्ड ध्यान दीजिएगा, अपीयर्स मालूम पड़ता है, अनटच्ड बाय टाइम एंड डेथ। ना तो यहाँ टाइम के माने ओवर एज है, जैसे एजिंग आया था, तो
तो न तो ये बूढ़ा होता है, न इसके सॉन्ग बूढ़े होते हैं, और न ये मरता है। तो ये वो इसमें कह रहा है, एज द पोएम प्रोग्रेस, जैसे पोएम आगे बढ़ती है, किड्स कंटेम्पलेट्स डेथ इटसेल्फ। क्या कहता है, डेथ जो जैसे पोएम आगे बढ़ती है तो किड्स कंटेम्पलेट्स, उसके विचार जो है ना, उसका चिंतन जो है वो क्या कहता है, डेथ इटसेल्फ, मौत की तरफ खुद चला जाता है। और क्या करता है कि इमेजिनिंग इट is a gentle release that would allow him to die while listening to the नाइटिंगेल सॉन्ग। और ये क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि जब वो उसके सॉन्ग को सुनता है और सारी चीजें होती हैं तो उसके अंदर एक विचार आता है कि डेथ इटसेल्फ, मौत खुद, इमेजिन, कल्पना करता है वो कि इट एज अ जेंटल रिलीज, एक ये जेंटल रिलीज है, दैट वुड अलाउ हिम टू डाई व्हाइल लिसनिंग टू द नाइटिंगेल सॉन्ग। वो कहता है कि यार काश ऐसा होता कि मेरी मौत भी आए तो इसी तरीके से आए जिस तरीके से ये नाइटिंगेल सॉन्ग गा रहा है, सुंदर सॉन्ग है, तो इसी को सुनते हुए मेरी मौत आ जाए। ये एक उसके अंदर विचार आता है, उसके मन में ये एक ख्याल आता है। आगे देखिए, इट दिस डिजायर रिवील्स अ कंट्राडिक्शन, फिर भी ये डिजायर भी उसे एक कंट्राडिक्शन दे देती है ना। फिर उसके अंदर एक कंट्राडिक्शन आ जाता है, एक विरोधाभास आ जाता है। इफ ही डाइज, अगर वो मरता है, ही कैन नो लॉन्गर हियर द म्यूजिक ही वर्शिप्स, और अगर वो मर जाता है या वो मरता है तो वो अब आगे ये म्यूजिक नहीं सुन पाएगा, ही वर्शिप्स, जिसकी उसने वर्शिप किया है उसको नहीं सुन पाएगा। तो ये जो है वो आगे फिर ये रियलाइजेशन आता है, और देखिए सॉरी, रियलाइज रीअसर्ट है, देखिए रियलाइजेशन रीअसर्ट, उसके अंदर फिर वो पुनः एक रियलाइजेशन, एक वास्तविकता का जो है दावा आ जाता है। क्या आ जाता है, ह्यूमन लिमिटेशन, सॉरी क्या, और जो है दिस रियलाइजेशन, जो उसका ये रियलाइजेशन है, रीअसर्ट्स, वो रीअसर्ट कर देता है, क्या दावा करता है, ह्यूमन लिमिटेशन, मनुष्य के लिमिटेशन को, के दावे को पुनः जो है जीवित कर देता है कि मनुष्य का जो दावा है, ये ह्यूमन लिमिटेशन का जो दावा है, उसको वो रियलाइज करता है कि भाई मनुष्य तो लिमिट है, इसकी जीवन की एक लिमिट है। नाइटिंगेल की तो लिमिट नहीं है, लेकिन मनुष्य की तो लिमिट है। आगे वो कहता है, इन द फाइनल स्टैंजा द नाइटिंगेल सॉन्ग फेड्स इनटू द डिस्टेंस। और फिर उसके बाद वो क्या होता है कि जब वो नाइटिंगेल गा रही होती है तो गाते गाते वो नाइटिंगेल गाते गाते उड़ जाती है, दूर चली जाती है। तो फाइनल स्टैंजा में वही कहता है कि सॉन्ग फेड्स इनटू द डिस्टेंस, और फिर वो सॉन्ग उसका धीरे धीरे दूर चला जाता है। एंड द पोएट इज रिटर्न टू रियलिटी, और फिर पोएट वास्तविकता में चला आता है। पहले तो उसी में खोया हुआ था, अब फिर वो वास्तविकता में चला आता है। किड्स क्वेश्चंस वेदर द एक्सपीरियंस वाज अ विजन और अ ड्रीम लीविंग द पोएम अनरिजॉल्व। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि किस क्वेश्चन, वेदर द एक्सपीरियंस, जो वो देख रहा था, जो उसके सामने था, वो क्या था, वेदर क्या था, ये जब वो चला जाता है तो क्वेश्चन करता है कि द एक्सपीरियंस वाज अ विजन, ये विजन था या स्वप्न था। लिविंग द पोएम अनरिजॉल्व, वो पोएम में को अनरिजॉल्व करता है, छोड़ देता है, यानी कि कोई उसका सोल्यूशन नहीं देता है, अंत में वहीं पे ले आके छोड़ देता है कि ये क्या था, ये कैसे थी, ये उसका कोई उसका विजन था या उसकी रियलिटी थी या क्या था, या उसका ड्रीम था या उसका स्वप्न था, वो सोल्यूशन नहीं देता है, वो उसको वहीं पे अनसुलझा हुआ छोड़ देता है कि ये क्या चीज थी, उसको नहीं बताता है। द ओड कंक्लूड्स बाय एक्नॉलेजिंग दैट इमेजिनेशन ऑफर्स टेम्परेरी रिलीफ। फिर कहता है कि वो कंक्लूड्स करता है कि एक्नॉलेजिंग देता है, ज्ञान देता है कि इमेजिनेशन है, जो कल्पना है ना, वो टेम्परेरी रिलीफ देती है, नॉट परमानेंट एस्केप। आप जो है अपने दुख से परमानेंटली नहीं भाग सकते हैं, यानी कि जो आप सॉन्ग सुने थे उसमें थोड़ी देर के लिए तो आपको सांत्वना मिली थी, थोड़ी देर के लिए आप सुख और चैन आपको मिला था, लेकिन परमानेंट नहीं है। ये सारी चीजें
कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती हैं, आप इससे परमानेंट बच नहीं सकते हैं। थ्रू रिच इमेजरी, अपनी इस रिच इमेजरी के साथ एंड म्यूजिकल लैंग्वेज के साथ, किड्स प्रेजेंट आर्ट एज ए पावरफुल कंसोलेशन दैट हाइटेंस अवेयरनेस ऑफ ब्यूटी वाइल डीपेनिंग अवेयरनेस ऑफ मॉर्टेलिटी। वो क्या कह रहा है कि इसमें आगे वो कह रहा है कि पावरफुल कंसोलेशन, वो पावरफुल कंसोलेशन देता है कि जो है आगे वो जो बात करता है कि कंसोलेशन देता है कि दैट हाइटेंस, जो शक्ति है उसको हाइटेंस कर देता है, कंसोलेशन को, दैट हाइटेंस, जो उसके अंदर सांत्वना है उसको वो हाइटेंस कर देता है, बढ़ा देता है, और अवेयरनेस देता है ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के बारे में बताता है, जो उसके ऊपर क्या है, ब्यूटी दैट डिपेंडिंग अवेयरनेस ऑफ मोर्टिलिटी। और डिपेन के माने होता है गहरा करना, डीप से बना है डिपेन वो गहरा कर देता है अवेयरनेस ऑफ मोर्टिलिटी, और नश्वरता को जो है कि मनुष्य मॉर्टल है, इसे नाश हो जाना है, तो वो उसकी जो है ब्यूटी को जो है और ये इस थॉट को और ज्यादा गहरा कर देता है कि इंसान को एक दिन समाप्त हो जाना है, इंसान जो है नश्वर है, इसका नाश हो जाना है, समाप्त हो जाना है, चाहे उसकी ब्यूटी हो, चाहे उसकी शान और शौकत हो, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। आगे देखिए क्या कहता है, इट कैप्चर्स रोमांटिक सेंसिबिलिटी, ये रोमांटिक सेंसिबिलिटी को थोड़ा सा कैप्चर करती है, सारी चीजों को ये कहता है। फिर उसके बाद आगे क्या करता है कि जो बात, बहुत सी चीजें हैं कि वो जो बात कहना चाहता है यहाँ पे कि उसके अंदर मोर्टिलिटी आती है, और वो जो आगे बात कहना चाहता है कि वो कंसोलेशन दैट हाइटेंस अवेयरनेस ऑफ ब्यूटी वाइल डिपेंडिंग अवेयरनेस ऑफ द मोर्टिलिटी, इट कैप्चर्स रोमांटिक सेंसिबिलिटी, वैल्यूइंग इमोशन, नेचर एंड क्रिएटिविटी, और वो जो है वो जो सारी चीजों को वैल्यू करता है, वैल्यूइंग इमोशन को, नेचर को, क्रिएटिविटी को। और आगे क्या कहता है, द नाइटिंगेल सिंबलाइज, और नाइटिंगेल सिंबलाइज करते हैं किस चीज को, पोएटिक कंटिन्यूटी को, बियॉन्ड इंडिविजुअल लाइफ। जो नाइटिंगेल है वो किस चीज की सिंबल है, वो पोएटिक कंटिन्यूटी की है, बियॉन्ड द इंडिविजुअल लाइफ। ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है, बल्कि पोएट्री जो है एक हमेशा चलने वाली चीज है, उसी को ये इसमें बात करता है, उसी चीज को ये बताता है कि सारी चीजें जो है वो एक साथ चलती हैं। किड बैलेंसेस डिजायर, और किड जो है बैलेंस करता है डिजायर को, इच्छा को, किस चीज को, एंड रिजाइनेशन, और क्या कहता है, रिजाइन करता है किसको, जो किसी चीज को जो है रिजाइनेशन कर देता है, त्याग देता है या छोड़ देता है, अप्रिय स्थिति को स्वीकार कर लेने के लिए की स्थिति भी कहते हैं कि वो रिजाइनेशन करता है, त्याग देता है, किसको त्याग देता है, शोइंग ब्यूटीज पावर, सुंदरता को दिखाने का वो जो उसकी इच्छा थी, वो उस बैलेंस है उसको त्याग देता है। टू कंफर्ट विदाउट डिनाइंग पेन, वो डिनाई करता है, इनकार कर देता है किसको, पेन को, कि ये जो पेन जो है ना ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ये हमेशा रहने वाला है, इसी चीज को ये इसमें शो करता है। आगे देखिए क्या कहता है, पेन, द पोएम रिमेन्स अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन आर्ट। सबसे पहली चीज है कि द पोएम रिमेन्स, पोएम जो है वो क्या रहती है, अंत तक रहती है, और ये जो है बहुत ज्यादा प्रोफाउंड मेडिटेशन, एक ध्यान और साधना रहती है, एक बहुत देर तक या एक बहुत शक्तिशाली, प्रोफाउंड के माने यहाँ शक्तिशाली मान लीजिए या प्रभावित करने वाला कह लीजिए, या हार्दिक जो है ना ध्यान देने वाला आर्ट है। जो पोएम है ये हमेशा आपको सांत्वना देने वाली एक चीज होगी। ये जो कोई भी पोएम है, जिस तरीके से नाइटिंगेल का सॉन्ग है, जब भी आप सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको सांत्वना देगा, उसी तरीके से ये उसकी पोएम है। और ये जो आर्ट है वो भी जब आप ध्यान देंगे, उस पर मनन करेंगे, तो ये आपको थोड़ी देर के लिए शांति प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। और फिर उसके बाद वो कहता है कि उसमें जो है ह्यूमन की जो मनुष्य की लॉन्गिंग एंड ह्यूमन फ्रैजिलिटी थ्रू टाइमलेस म्यूजिक, मेमोरी, सॉलिट्यूड, रिफ्लेक्शन, लॉन्गिंग, लॉस, होप एंड पोएटिक कॉन्शियसनेस एंड्यूरिंग फॉर एवर। वो क्या कह रहा है
कि इसी के द्वारा चाहे जो भी हो, जो ये पोएटिक आर्ट है ये हमेशा जीवित रहेगा। ये जो है क्षणभंगुर नहीं है, इसके अंदर भंगुरता नहीं है। जैसे मनुष्य के अंदर भंगुरता है, मनुष्य समाप्त हो जाता है, वो इसके अंदर नहीं है। और इसके द्वारा उसकी जो है जो भी चीजें हैं, चाहे उसमें मेमोरी हो, सॉलिट्यूड हो या रिफ्लेक्टिंग हो, वो उसकी चाह होती है, लॉस हो, होप हो एंड पोएटिक कॉन्शसनेस हो, एंड्योरिंग, ये हमेशा के लिए रहती है। जो पोएट्री में जो सुंदरता डाल दी जाएगी, जो पोएट्री में अपनी बात कह दी जाएगी, तो वो लिखित हो जाएगी, वो हमेशा रहेगी, वो कभी मरने वाली नहीं है। जो भी तकलीफें हैं, जो भी जॉय है, जो भी आनंद है, जो भी आर्ट है, जो भी ब्यूटी है, जो भी कला है, वो सारी कलाएं जो है पोएट्री में हमेशा रहेंगी। ये इसने अंत में ये बात कही थी। तो दोस्तों ये पोएम थी, इसको आपने अध्ययन किया, इसका हिंदी भी देख लीजिए, जहां न समझ में आए उसका हिंदी देख लीजिएगा। और मैं बार बार बता रहा हूं कि हिंदी जो है पूरी, ऐसा नहीं कि मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करता हूं, बल्कि उसकी थीम दे देता हूं, समरी दे देता हूं। बात आती है क्वेश्चन की, जरा सा क्वेश्चन देख लीजिए। राइट एन एसे ऑन जॉन कीट्स एज अ पोएट। जॉन कीट्स एज अ पोएट, एक जो है ये एक आपको क्वेश्चन लिखना है कि जॉन कीट्स को एज ए पोएट आपको एक्सप्रेस करना है। इसमें उसकी सारी चीजें हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी है, और जो है सेंसुअसनेस ऑफ इमेजरी एंड लैंग्वेज है। तो इस तरीके की इसकी चीजें, थोड़ा सा पोएम का भी इसमें मैंने वर्णन कर दिया है। फिर थीम्स ऑफ ट्रांसेंस एंड मॉर्टेलिटी है, इसको भी मैंने इसमें थोड़ा वर्णन किया है। फिर उसके बाद आप देखिएगा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड माइथोलॉजी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, रुक करके देखिएगा। फिर उसके बाद जो है आपके अंदर कंट्रीब्यूशन टू द रोमांटिक मूवमेंट है, इसने रोमांटिक मूवमेंट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को एंड में आ जाता है, इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन कीट्स एज अ पोएट। क्या विशेषताएं जॉन कीट्स की, उसके बारे में आपको बात करनी है। लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन था, इसको भी देख लीजिए। ये बहुत डिफर नहीं है, उसी तरह क्वेश्चन है। इसको मैंने हालांकि लिखने के बाद थोड़ा सा मैं सोचा था कि इसको हटा दूंगा, लेकिन हटा नहीं पाया। लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें, ध्यान दीजिएगा। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड माइथोलॉजी है। फिर उसके बाद नेचर एंड द सबलाइम है। फिर उसके बाद नेगेटिव कैपेबिलिटी इसमें आती है। फिर उसके बाद रिच यूज ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आता है इसमें। फिर उसके बाद जो है आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉर्टेलिटी की बात इसमें आती है, जो मॉर्टेलिटी को शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राइट एन एसे ऑन जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट के बारे में ये लिखना है। तो ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, रोमांटिक पोएट, एज अ रोमांटिक पोएट लिखना है। इसको भी मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको मेमोराइज करने में आसान हो। बहुत से क्वेश्चन को कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पार्ट भी डिवाइड करते हैं, और कभी कभी पैराग्राफ में उसको रखते हैं, उसकी हेडिंग नहीं देते हैं कि किस नाम से इस पैराग्राफ को जानेंगे। तो आपको चाहे जिस तरीके से भी आप मेमोराइज कर सकें, क्वेश्चन को मेमोराइज कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए, लिखिए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। अगला का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन किड्स सेंसुअसनेस। किड्स की सेंसुअसनेस पर एक क्वेश्चन लिखना है। इसको भी आराम से देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किड्स लैक ऑफ हाई सीरियसनेस एंड आर्किटेक्शंस नहीं, क्या है जी, हाँ, आर्किटेक्टोनिक्स के पर लिखना है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद आपका इसमें मैंने एक और क्वेश्चन भर दिया है। नॉर्मली मैं 3 या 5 क्वेश्चन देता हूं। इसमें एक क्वेश्चन आ गया, राइट अ नोट ऑन किड्स एज अ राइटर ऑफ ओड्स। क्योंकि ओड्स एज अ राइटर ये कई बार पूछा गया है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थे और सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जॉन कीट्स की ओड से रिलेटेड। इसमें कहीं पे भी अगर कोई आपको समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, और जो है
इसी तरीके के वीडियो के लिए लिट लैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।